हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लिटिल कॉन्वर्सेशन। मैं हूं आपके साथ मंशा त्रिपाठी। इंडिया ने 30 तिब्बत के प्लेसेस को हिंदी में रीनेम कर दिया है। इंडिया इन अ टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स कनिष्क मेमोरियल होल्ड किया, जबकि कनाडा में साइलेंस ऑब्जर्व किया जा रहा था इन ऑनर ऑफ स्लेन टेररिस्ट निज्जर। इंडिया ने इन रिस्पॉन्स टू द एस्केलेशन इन ट्रूडो ऑफ कनाडा रिगार्डिंग द असैसिनेशन ऑफ टेररिस्ट निज्जर, इंडिया ने कनेडियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है। ऐसी न्यूज़ आजकल बहुत सारी आती हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्पांस दिया, कंडेम किया। अब इंडिया रिटेलिएट करता है, टिट फॉर टैट करता है, बर्दाश्त नहीं करता है। और ये कहा जा रहा है कि 2014 में से जब से मोदी जी आए हैं तब से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में एक ट्रेमेंडस शिफ्ट हुआ है, एक टेक्टोनिक शिफ्ट आया है। एंड वाइल मोदी कैन बी क्रेडिट फॉर द फैक्ट कि उन्होंने एक एनर्जी ले आए हैं फॉरेन पॉलिसी में, इस फेस को एनर्जेटिक फेस कहा जा सकता है। और मोदी जी के आने के बाद फॉरेन पॉलिसी का डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा हो गया है। डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में पहले फॉरेन पॉलिसी इतना ज़्यादा नहीं फिगर करती थी, नहीं आती थी, लेकिन इस बार के इलेक्शन में इंडियाज़ रोल ऑन ग्लोबल स्टेज काफ़ी हद तक आया है, काफ़ी हद तक डिस्कस हुआ है। तो इस चीज़ के लिए मोदी जी को क्रेडिट किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग देखने जाएं तो क्या ये फॉरेन पॉलिसी जो मोदी जी फॉलो कर रहे हैं, इज़ इट दैट मच अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट? इज़ इट सो डिफरेंट फ्रॉम द पास्ट द फॉरेन पॉलिसी वी यूज टू फॉलो इन द पास्ट? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके आर्किटेक्ट हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू माने जाते हैं। एंड उन initial phase of a foreign policy is described as Nehruvian idealism. आइडियलिज्म या लिबरलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो कि इंसान के पीपल के इंट्रिंसिक अच्छाइयों में भी यकीन करती है कि इंसान बेसिकली एक अच्छा इंसान है, बेसिकली अच्छा होता है। एंड अगर उससे बैठ के बात की जाए फेस टू फेस तो ही इज़ ओपन टू रीज़न। एक खुले दिमाग से अगर चर्चा हो तो हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। वॉर में, वॉयलेंस में लिबरलिज्म यकीन नहीं करती है, आइडियलिज्म यकीन नहीं करती है। उनका मानना है वो मॉरल्स में, एथिक्स में एंड इंटरनेशनल लॉ में यकीन करती है, लिबरलिज्म की थ्योरी। एंड वो जो इंडिविजुअल की अच्छाई है कि वो मॉरल होता है, इंडिविजुअल एक इंसान अच्छा होता है, यही बात, यही प्रिंसिपल वो स्टेट्स पे भी लगाती है, वो स्टेट्स पे एप्लीकेबल है यही थ्योरी कि अगर बात की जाए तो स्टेट्स आपस में एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं, जंग की ज़रूरत नहीं है। हालांकि नेहरू जी इतने समझदार थे, ये समझ रखते थे कि नेशनल इंटरेस्ट रेंज सुप्रीम इन फॉरेन पॉलिसी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 4 दिसंबर 1947 को कहा था कि वी मे टॉक अबाउट पीस एंड फ्रीडम एंड अर्नेस्टली मीन व्हाट वी से, बट इन द अल्टीमेट एनालिसिस अ गवर्नमेंट functions for the good of the country. It governs and no government dare do anything which in the short or long run is manifested to the disadvantage of the country. लेकिन नेहरू जी एक कोर वॉज अ आइडियलिस्ट, इसलिए बहुत हद तक शुरुआती फेज में हम ये आइडियलिज्म देखते हैं फॉरेन पॉलिसी में। जो शुरुआती फॉरेन पॉलिसी थी उसके जो कुछ की डिटर्मिनेंट्स थे, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी, जैसे कि हम लोग 1947 में जब आज़ाद हुए तो वर्ल्ड 2 धड़ों में बटा हुआ था, एक कम्युनिस्ट कैंप में, एक कैपिटलिस्ट कैंप में। कम्युनिस्ट कैंप वॉज लेड बाय USSR एंड द कैपिटलिस्ट कैंप वॉज लेड बाय USA। लेकिन इंडिया जो नया आज़ाद हुआ था, एक तो अपनी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहा था किसी एक कैंप में मिलके, दूसरा हम लोग उस समय इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाह रहे थे किसी एक कैंप से बंध के। हम नहीं चाह रहे थे कि हमारी डेवलपमेंट में कोई रोड ब्लॉक आए। वी वॉन्टेड द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। इसलिए हमने दोनों ही ब्लॉक से एक इक्वी डिस्टेंस बना के रखा और जिससे जब ज़रूरत पड़ी उससे हेल्प मांगी। उस समय की जो सिचुएशन थी वो यही डिमांड करती थी और वही इंडिया ने किया। दूसरा की डिटर्मिनेंट था पंचशील एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस। पंचशील के 5 प्रिंसिपल्स थे: म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेंटी, म्यूचुअल नॉन अग्रेशन, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स, इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट,
पीसफुल को एग्जिस्टेंस। ये पंचशील की जो फिलॉसफी है वो वसुधैव कुटुंबकम को भी प्रमोट करती है। द फीलिंग दैट वी बिलोंग टू वन फैमिली, पूरा विश्व ही हमारी दुनिया है, पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, ये पंचशील की थ्योरी प्रमोट करती है। तीसरा की डिटर्मिनेंट, फ्रीडम ऑफ डिपेंडेंट पीपल, एंटी इंपीरियलिज्म। हम लोग खुद गुलाम रहे थे, इसलिए जब हम आज़ाद हुए हमारे लिए बहुत ज़रूरी था कि वो देश जो अभी भी गुलामी के जकड़ में हैं और आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी मदद करें। ये हमने अपना फ़र्ज़ समझा, नैतिक जिम्मेदारी समझी कि जिन देशों को कॉलोनियल मास्टर्स जिनकी इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करने पे तुले हैं उन देशों की मदद की जाए। हम अपनी गुलामी की जंजीर तोड़ चुके हैं, अब उन लोगों की गुलामी की जंजीर तोड़ी जाए जो अब स्ट्रगल कर रहे हैं। चौथा की डिटर्मिनेंट था ऑपोजिशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया ने हमेशा ही ये माना है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल और ह्यूमन बीइंग्स के बीच में इक्वालिटी प्रमोट करी है, इसलिए किसी भी तरीके के नस्लवादी भेदभाव को इंडिया ने कभी प्रमोट नहीं किया। और इस बात पे इंडिया का स्टैंस हमेशा यही था कि किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस इज रॉन्ग। फिफ्थ डिटरमिनेंट वाज फॉरेन इकोनॉमिक एड एंड इंडियाज इंडिपेंडेंट पॉलिसी। हम लोग नए आज़ाद हुए थे, इसलिए फॉरेन पॉलिसी में इंडिपेंडेंस ज़रूरी थी, जिसलिए हमने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट अडॉप्ट किया। लेकिन ये भी उतना ही सत्य था कि इंडिया उस समय इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा स्लम्प में था, इकोनॉमिकली हमारी हालत बहुत ख़राब थी, इसलिए फॉरेन इकोनॉमिक एड भी हमें ज़रूरी था। और इसलिए हम लोग वी वर ओपन टू इकोनॉमिक एड बाय फॉरेन कंट्रीज़। बोथ यूएसए एंड यूएसएसआर से हमने इकोनॉमिक एड लिया और इसीलिए हम नॉन अलाइनमेंट अडॉप्ट किया था, क्योंकि हमें हेल्प दोनों ही धड़ों से चाहिए था। एक धड़ से बंध जाते तो दूसरे धड़ से हेल्प नहीं आती और इंडिया उस समय ये अफोर्ड नहीं कर सकता था। सेवेंथ डिटर्मिनेंट, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। कोई भी डिस्प्यूट हो कंट्रीज़ के बीच में तो शांति से बैठ के बात करके रिजॉल्व हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा कि नेहरू जी आइडलिस्ट थे, वो मानते थे कि बैठ के शांति से निष्कर्ष पे निकला जा सकता है, जो भेदभाव हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं, जो डिसएग्रीमेंट्स हैं उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, वॉर की और वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। और यही चीज़ हमारे इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी में रिफ्लेक्ट भी हुई। नेक्स्ट डिटर्मिनेंट, द गुजराल डॉक्ट्रिन। इसका मतलब ये भी था कि द नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यूनिलैटरल कंसेशंस टू आवर नेबर्स। जो हमारे नेबर्स हैं, क्योंकि हम लोग शेयर साइज़ में इतने ज़्यादा बड़े हैं अपने उन कंट्रीज से जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, ये चाहे वो पॉपुलेशन के साइज़ में हो, चाहे वो इकोनॉमी के साइज़ में हो, चाहे वो लैंड के टेरिटरी के साइज़ में हो, हम लोग अपने नेबर्स से काफ़ी बड़े हैं। और इसलिए इंडिया का मानना ये है कि अपने नेबर्स को हमें यूनिलैटरल कंसेशंस देना चाहिए, एक यूनिलैटरल कंसेशंस देना चाहिए टू आवर नेबर्स टू प्रमोट प्रॉस्पेरिटी इन द साउथ एशियन रीजन। ये आइडियलिज्म धीरे धीरे रियलिज्म में मिला, जब जैसे जैसे एक इंडिपेंडेंट देश को, इंडिपेंडेंट कंट्री को चलाने का अनुभव हुआ, नेहरू जी का आइडियलिज्म रियलिज्म में कन्वर्ज किया। रियलिज्म एक ऐसी थ्योरी है जो फॉरेन पॉलिसी को पावर के पर्सपेक्टिव से देखती है। जिसके पास पावर है वो उसे एक्सरसाइज करता है। वो स्टेट्स के रिलेशन को पावर के प्रिज्म से देखती है, नेशनल इंटरेस्ट के प्रिज्म से देखती है कि जो स्टेट हैं वो हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पहले सोचते हैं एंड जिसके पास पावर है वो उसे एक्सरसाइज करता है। अगर एक बहुत ही क्रूड भाषा में कहूँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, रियलिज्म उसमें यकीन करता है। 1959 में जब चाइना ने टेक ओवर किया तिब्बत का, तो दलाई लामा को इंडिया में शरण मिली और नेहरू जी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू जी की फॉरवर्ड पॉलिसी वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ हिज रियलिज्म इन फॉरेन पॉलिसी। हालांकि वो बैकफायर कर गई और चाइना ने 1962 में इंडिया को
अटैक कर दिया, लेकिन स्टिल फॉरवर्ड पॉलिसी में वी कैन सी कि नेहरू जी कैसे एक आइडियलिज्म के फेस से रियलिज्म में जा रहे थे। ये रियलिज्म शास्त्री जी ने और प्रमोट की इन फॉरेन पॉलिसी एंड इट रीच इट्स जेनिथ इन इंदिरा गांधीज टाइम। अब क्वेश्चन ये है कि आज की तारीख में हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी डिफरेंट है उस समय से। आज भी हम इक्विडिस्टेंस रखे हुए हैं रशिया से और यूएसए से। रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हम उसे कंडेम नहीं कर रहे हैं फॉर अटैकिंग यूक्रेन, एंड साथ साथ हम लोग यूएसए के साथ भी अपनी फ्रेंडशिप बढ़ा रहे हैं, अपनी बॉन्डिंग बढ़ा रहे हैं। सेम एज द प्रीवियस फेजेस, जब हम लोग यूएसएसआर से या रशिया से बहुत घनिष्ठ मित्रता थी हमारी, लेकिन हमने यूएसए से भी न्यूक्लियर डील करी। ये उस समय भी हुआ, ये आज भी हो रहा है कि हम जहां हमें लग रहा है कि हमारा फ़ायदा है, हम वहाँ से अपने रिश्ते बनाए हुए हैं। यूएसएसआर से गैस खरीद रहे हैं, यूएसए से भी फ्रेंडशिप बना के रखी हुई है। 2015 में 2015 में पैलेस्टाइन ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन यूएनएचआरसी में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के तहत एक ऐसा रेजोल्यूशन लाया जो इजराइल की निंदा कर रहा था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम कि इंडिया ने वोट करने से एब्सटेन किया। उससे पहले महात्मा गांधी से लेके इंदिरा गांधी तक इंडिया का स्टांस प्रो पैलेस्टाइन रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम इन 2018 प्राइम मिनिस्टर मोदी बिकेम द फर्स्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर टू विजिट पैलेस्टाइन। तो ऐसा नहीं है कि हमारा स्टैंड प्रो पैलेस्टाइन से होके एंटी पैलेस्टाइन हो गया। जहां हमारा इंटरेस्ट है, हमारा स्टैंड वहीं की तरफ है। हाँ, इंडिया सिर्फ अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। ये पहले भी था, ये आज भी है। दैट वी विल नॉट अलाइन विद एनी आइडियोलॉजी, एनी ग्रुप। वी विल टेक द पाथ दैट सूट्स द बेस्ट फॉर इंडिया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2014 में नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इंडिया ने एक ग्रेटर विलिंगनेस शो की है टू बी मोर प्रोएक्टिव ऑन द ग्लोबल स्टेज, एंड डोमेस्टिक पॉलिसी एंड फॉरेन पॉलिसी के बीच में जो लाइन थी वो फेड हो रही है। लेकिन किसी भी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी पे बेस्ड होती है। गवर्नमेंट बदलती रहे लेकिन फॉरेन पॉलिसी स्टेबल रहती है, कंसिस्टेंट रहती है। इसलिए यस, दिस फेज इज एनर्जेटिक। हम लोग ज़्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं एट द ग्लोबल स्टेज, लेकिन जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स है फॉरेन पॉलिसी के, वो आज भी वही हैं जो नेहरू जी के टाइम पे थे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे टॉपिक्स पर चर्चा के लिए बने रहें मेरे चैनल कॉन्वर्सेशन के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस वीडियो पे अपनी राय ज़रूर दें। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।